प्यारे बच्चों, कैसे हो? मजे से हो ना? आइए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंद चीन में अमेरिकी हस्तक्षेप और उसके बाद लाओस में गृह युद्ध। ये दो चीजों का आज अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को मैंने वियतनाम के बारे में और हिंद चीन के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं। तो अगर देखा जाए तो अमेरिका की बात अगर करते हैं तो अमेरिका अब तक अहस्तक्षेप की नीति अपनाए हुए था और वह फ्रांस को समर्थन प्रदान कर रहा था, क्योंकि वह मित्र राष्ट्रों में था और मित्र राष्ट्र की तरफ से फ्रांस जो है मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कर रहा था, इसलिए वह फ्रांस का समर्थन कर रहा था। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व लगभग दो गुटों में बंट गया था। विश्व लगभग दो गुटों में बंट गया था, एक साम्यवादी गुट और एक पूंजीवादी गुट। साम्यवादी गुट का नेता रूस और पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका था। साम्यवाद नहीं चाहता था कि पूंजीवाद का प्रसार हो और पूंजीवाद नहीं चाहता था कि साम्यवाद का प्रसार हो। तो इसी बीच क्या हुआ कि हिंद चीन में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ने लगा और जब साम्यवाद का प्रभाव बढ़ने लगा तब अमेरिका ने हस्तक्षेप की नीति अपनाया और उसने खुल करके साम्यवाद का विरोध करना शुरू कर दिया। जब वह साम्यवाद का विरोध करना शुरू किया तो रूस चूंकि साम्यवादी समर्थित साम्यवाद के नेता था और वह पहले से ही हिंद चीन को जो है कि समर्थन प्राप्त कर रहा था। तो इस बीच क्या हुआ कि हिंद चीन को सपोर्ट करने के कारण हिंद चीन में अब दोनों गुट आमने सामने आ गए। एक तरफ पूंजीवादी गुट अमेरिका भी इसमें हस्तक्षेप करने लगा और चूंकि रूस पहले से ही समर्थन प्राप्त कर रहा था, तो ऐसे में जब दोनों गुट एक दूसरे के सामने आ गए तो एक बार फिर से लगा कि तृतीय विश्व युद्ध होकर रहेगा। और इस संकट की स्थिति में, इस पूरे लाओस में संकट की स्थिति को देख करके, हिंद चीन में संकट की स्थिति को देख करके मई 1954 में जेनेवा में एक हिंद चीनी समस्या पर वार्ता करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लिखा 1954 ईस्वी में हिंद चीनी समस्या पर वार्ता के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन जेनेवा में बुलाया गया था, इसलिए इसे जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। अब इस समझौता में निर्णय क्या किया गया? देखा गया कि न तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार है और न ही रूस, न तो साम्यवाद पीछे हटने को तैयार था, न पूंजीवाद पीछे हटने को तैयार था। ऐसे में यह निर्णय लिया गया कि वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया जाए और इसका विभाजन रेखा हनोई नदी को बनाया गया। हनोई नदी से उत्तर के क्षेत्र को उत्तरी वियतनाम और दक्षिण के क्षेत्र को दक्षिणी वियतनाम घोषित किया गया। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादियों की सरकार रही और दक्षिणी वियतनाम में अमेरिकी समर्थित पूंजीवादी सरकार हो गई। अमेरिकी समर्थित पूंजीवादी सरकार हो गई। इसी दौरान देखा गया कि कुछ धार्मिक आंदोलन भी वहां उग्र हो रहे थे, जिसका नाम हुआ आंदोलन था। कुछ धार्मिक आंदोलन भी उग्र हो रहे थे जिसका नाम हुआ आंदोलन था। हुआ आंदोलन जो था एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था और इस आंदोलन के नेता आप देख रहे होंगे कि जो इस हुआ आंदोलन था इसके नेता थे हुइन फूसो। तो सन 1939 में यह आंदोलन हुआ था, लेकिन न्यू दिन नियम के द्वारा इसे बड़े ही क्रूरता के साथ दबा दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से देखा कि अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण जो है ना कि वियतनाम के दो हिस्से हो गए। जेनेवा समझौता के माध्यम से इसे दो भागों में बांट दिया गया और उत्तरी वियतनाम साम्यवाद को प्राप्त हुआ और दक्षिणी वियतनाम पूंजीवाद को अर्थात अमेरिकी समर्थित सरकार को प्राप्त हुआ। इधर लाओस और कंबोडिया की अगर हम बात करते हैं तो लाओस और कंबोडिया को तटस्थ देश माना गया, यानी जेनेवा समझौता के साथ ही यहाँ के शासन व्यवस्था में बदलाव लाया गया और यहाँ पर वैध राजतंत्र को अपनाया गया। वैध राजतंत्र को स्वीकार किया गया और संसदीय शासन प्रणाली यहां अपनाई गई, यानी लाओस में जो है ना संसदीय शासन अपनाई गई। समझ में आ रहा होगा?
परंतु इन क्षेत्रों पर जो है ना कि साम्यवाद का प्रभाव बढ़ रहा था, साम्यवाद का प्रभाव बढ़ रहा था। और दूसरी ओर अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका चूंकि पूंजीवादी राष्ट्र का नेता था, वह कृत संकल्प था कि वह साम्यवाद का प्रसार होने नहीं देगा। वह चाहता नहीं था कि साम्यवाद का प्रसार हो, और इधर साम्यवाद का प्रभाव बढ़ रहा था। तो यहां संकट उत्पन्न हो। अगर लाओस की राजनीतिक सीमा की बात करें हम लोग, तो लाओस की राजनीतिक सीमा पूर्व में, जो पूर्वी हिस्से में वियतनाम को छूती थी, वियतनाम से सटती है। और 1954 में ही यह स्पष्ट हो गया था कि जो 1954 में स्पष्ट हो गया था कि लाओस के दो प्रांत फुंगसाली एवं हौआ फ्रांस में अब साम्यवाद का प्रसार बढ़ रहा था। इधर जो है साम्यवाद का प्रसार बढ़ रहा था, और वहां के जनता साम्यवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। वहां जनता चाहते थे कि साम्यवाद स्थापित हो। अब इधर लाओस में राजतंत्र को हम हटा करके जब संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई, तो वहां पर जो है ना कि राजनैतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। जैसे ही राजतंत्र को समाप्त किया गया और वहां संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया, तो एक तरह से कहा जाए कि राजनैतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो जाता है, और लाओस एवं कंबोडिया में पूर्ण स्वतंत्रता को मान लिया जाता है कि ये दोनों स्वतंत्र राष्ट्र हैं। और साथ में यह भी व्यवस्था किया जाता है कि 1956 ईस्वी के मध्य तक, 1956 ईस्वी के मध्य तक चुनाव के माध्यम से वियतनाम का एकीकरण कर दिया जाएगा। यह फैसला किया गया कि 1956 ईस्वी के मध्य तक, क्योंकि उधर तो लाओस और कंबोडिया को स्वतंत्र मान लिया गया, और इधर वियतनाम में भी यह घोषणा किया गया कि 1956 के मध्य तक चुनाव के माध्यम से वियतनाम को मिला दिया जाएगा, इसका एकीकरण कर लिया जाएगा। जब चूंकि चुनाव के माध्यम से अर्थात जन समर्थन के माध्यम से, अगर वहां की जनता चाहती है तो दोनों को मिला दिया जाएगा। और जेनेवा समझौता में जो समझौता हुआ था, इसके देखरेख के लिए, इसके क्रियान्वयन की देखरेख के लिए एक त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग के सदस्य देश भारत को भी बनाया गया। इसके सदस्य देश थे भारत, कनाडा एवं पोलैंड। तो अगर हम लोग देखें तो जेनेवा समझौता की समझौता के क्रियान्वयन के लिए एक त्रिसदस्यीय निगरानी आयोग का गठन किया गया। अगर इसके सदस्य देश देखा जाए तो भारत, कनाडा और पोलैंड को बनाया गया। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इस तरह से यह व्यवस्था कर दिया गया। जेनेवा समझौता की बात करें तो तत्कालिक रूप से उसने तो शांति अवश्य स्थापित कर दिया था। जेनेवा समझौता के कारण वहां शांति तो स्थापित हो गई थी, परंतु तुरंत हिंद चीन में एक उथल पुथल, यानी यह शांति लंबे समय तक नहीं चली और तुरंत ही हिंद चीन में एक उथल पुथल आरंभ हो गया। क्योंकि उत्तरी वियतनाम में जो हो ची मिन्ह की सरकार थी, अब वह धीरे धीरे सुदृढ़ हो गई थी और वह पूरे वियतनाम के एकीकरण करने की विचार करने लगी थी। उत्तरी वियतनाम में जो साम्यवादी सरकार हो ची मिन्ह की सरकार थी, वह सुदृढ़ हो गई थी और वह अब पूरे वियतनाम के एकीकरण करने का कोशिश कर रही थी। परंतु दक्षिणी वियतनाम की जो बात करें हम लोग, तो दक्षिणी वियतनाम की स्थिति इसके विपरीत थी। अमेरिकी समर्थित जो बाओ दाई की सरकार थी, अमेरिकी समर्थित तो वहां पूंजीवादी सरकार थी, तो अमेरिकी समर्थित जो बाओ दाई की सरकार थी, उसका संचालन न्यू दिन दियम के द्वारा किया जा रहा था।
उसको देखिए, सरकार बहुदाई की है और सरकार चला के रहा है न्यो दिन दिया। तब तक क्या हुआ, तब तक क्या हुआ कि इन्हीं दिनों दक्षिणी वियतनाम में साम्यवादियों के साथ साथ एक अपदस्थ राज घराने के 3 सौतेले भाइयों ने लाओस पर अपनी राजनीतिक पकड़ के लिए अलग अलग रास्ता अपना लिया था। ठीक ना। एक अब बात करते हैं, देखिए हुआ क्या कि अमेरिकी समर्थित बाओदाई के सरकार का संचालन न्यू दिन दियम के हाथ में था। और 3 राजकुमार की हम बात करें, राजकुमार अपदस्थ राजघराने के 3 राजकुमार। अब थोड़ा इन तीनों राजकुमारों की बात कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि जो 3 राजकुमार थे, जो तीनों सौतेले भाई थे, इन लोगों ने भी राजनीतिक पकड़ के लिए अलग अलग रास्ता अपना लिया। ये तीनों भाई में एक था सुवर्णफुमा, एक था सुवर्णफुमा, एक का नाम था सुवर्णफुमा। यह एक तटस्थवादी व्यक्ति था, यह तटस्थवादी व्यक्ति था। दूसरा जो भाई था उसका नाम था सुफन्नबोंग, सुफन्नबोंग। इसको पाथेट लाओ भी कहा जाता था, पाथेट लाओ के नाम से भी जाना जाता था। तो पाथेट लाओ जो था यह साम्यवादी विचारधारा का था, यह साम्यवादी विचारधारा का था। और तीसरा भाई था फूमी नौसवान, जनरल फूमी नौसवान, जनरल फूमी नौसवान। यह दक्षिण पंथ समर्थक था, यह दक्षिण पंथ समर्थक यानी पूंजीवादी समर्थक। ठीक। इन तीनों भाइयों ने आपसी राजनीतिक वर्चस्व का संघर्ष लाओस को अब अस्थिरता में ला दिया। ये तीनों अपना अपना संघर्ष शुरू किया अपनी शासन स्थापित करने के लिए। ऊपर से हम लोग देख रहे हैं कि रूस एवं अमेरिका भी दोनों गुटों को समर्थन कर रहा था। तो इन सभी कारणों से जो है ना कि स्थिति और बिगड़ती चली गई। 25 दिसंबर 1955 को लाओस में चुनाव के बाद एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। हुआ क्या कि 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव कराया गया और उस चुनाव के द्वारा राष्ट्रीय सरकार का गठन कर दिया गया और इस सरकार का नेतृत्व जो है सुवर्णफुमा के हाथ में चली गई, यानी सुवर्णफुमा के हाथ में चली गई।